इधर ध्यान दो, तुमने समझ कुछ नहीं आएगा, लेवल लेवल करते रहोगे, इसे को करते रहोगे, पेपर में आएगा तो गायब, खत्म। तो हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर। जो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है वो है एग्रीकल्चर। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें चाहे यूपी बोर्ड वाले हों चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हों, यहाँ से एक प्रश्न तो 110% आने वाला है। अभी मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। मेनली हम लोग इस वाले सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 पर हम लोग ये पढ़ेंगे पहली बात कि एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है ना? यस सर। तो हम लोग सिंपल सी भाषा में ये समझेंगे कि एग्रीकल्चर और कुछ नहीं, बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? यस सर। तो ये है मेनली एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की बात कर लें तो हम बोलेंगे कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। बात की जाए तो एग्रीकल्चर के प्रकार क्या क्या हैं, कितने प्रकार की कृषि होती है, किसानी होती है या खेती कह सकते हैं होती है। ठीक है ना? तो अभी आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि आज से हम अगर 50 साल पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पर एक प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी। प्रिमिटिव, हाँ, जिसको हम लोग झूम की खेती भी कह सकते हैं। ठीक है? उसको हम लोग प्राइमेटिव का मतलब पुराने ज़माने से चली आ रही जो भी खेती है उसका जो पैटर्न है उसे हम प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अब ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं जो बताने वाला हूँ। अगर प्रश्न ये आता है झूम की खेती किसे कहते हैं, ठीक है ना, या फिर ये प्रश्न आ जाए कि स्लेश एंड बर्न, समझ में? यस सर। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं या खेती किसे कहते हैं, फार्मिंग किसे कहते हैं, तो सबका मतलब एक ही होगा। अभी आपको क्या समझना है, यानी कि प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम है स्लेश एंड बर्न। क्या नाम है? बर्न। स्लेश एंड बर्न। अभी एक चीज़ समझना, इसमें क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं, यानी कि ज़मीन के कोई छोटे छोटे टुकड़े, बात समझना। और ये जो खेती है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट टाइप एरिया में की जाती है। अगर बात की जाए तो स्पेशली आदिवासी जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये वाली खेती की जाती है, मोस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना? अभी हम और आपको सबको ये पता है कि जो आदिवासी होते हैं, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। हमने क्या बताया? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आएगा जरूर, इट्स माय चैलेंज। ये बात दिमाग में बैठा लो। भी प्रश्न आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये अंग्रेजी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए झूम की खेती किसे कहते हैं, बस। तो प्रश्न ये आ जाए कि झूम की खेती किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि झूम की खेती जो होती है बेसिकली, जिसे हम दूसरे नाम से स्लैश एंड बर्न के यानी कि काटो और जलाओ के नाम से भी हम जानते हैं। और ये क्या होता है, ये जो है बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा की जाती है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ का मतलब जो जनजातीय समूह है उनके द्वारा। और यह इस प्रकार की जो खेती है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर के जो पूर्वी राज्य है वहाँ पर, जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन वाले क्षेत्रों में ये वाली खेती ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल्स रहती हैं। अब उनके पास एक प्लेन लैंड तो होता नहीं हमारे वहाँ जैसे। जी सर। वहाँ सब जंगल ही जंगल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं उस खेती में कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ज़मीन के बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक एक एकड़ बनाया, ऐसा ये वाली नहीं होती खेती। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं, यानी कि ज़मीन के छोटे छोटे हिस्से। वो क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं। काटने के बाद में क्या होता है कि भाई एक छोटा सा टुकड़ा बना लिया, उसी को वो जोतते हैं और वहीं पर वो फसल बो देते हैं। अभी क्या होता है कि भाई उसी पर जो है वो खेती करते रहते हैं, जब तक वो लैंड जो होती है वो फर्टिलिटी उसमें रहती है तब तक तो उसमें खेती करते हैं। जैसे ही उस लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है वो लैंड छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर से जंगल काटते हैं और वो फिर से वहाँ पर खेती करते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया स्लैश एंड बर्न। मतलब क्या है कि पहले काट दो, फिर उसको जलाओ और बाद में खेती करो। ठीक है ना? बात दिमाग में आ रही नहीं? तो हम क्या बताएंगे, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज दैट विच इज बीइंग डन बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, especially northeast region. What they used to do, they used to do the agriculture on a small patches of land by slashing and burning the forest, है ना? And they continue to doing the agriculture on that particular patches of land till there is the fertility on that land. When the fertility began to decrease, they left that particular patches of land and then move ahead. बात क्या समझ में आई?
झूम की खेती क्या होती है, जब तक एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े में करते हैं, जंगलों में काट करके, जब तक उस लैंड में उत्पादकता रहती है तब तक करते हैं, उसके बाद में उस ज़मीन को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अभी एक चीज़ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और समझ लो। देखो, ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक माध्यम है। बात समझना क्या मैं बता रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर है यानी कि जो खेती है वो अर्थव्यवस्था में गिनी जाती है। जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी कंट्री हो, हमारी ही नहीं बल्कि कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ पर जो इकोनॉमी किसी भी कंट्री की आती है या ग्रो करती है, वो उसमें 3 ही सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 3। तो मैं आपको एक एक सेक्टर बता रहा हूँ, उसमें याद रखना। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, याद रखना। सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, एंड नंबर 3 टर्शियरी सेक्टर। हाँ, टेरिटरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को जो है वो बेसिकली सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। यस सर। अब आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के क्षेत्रों पर निर्भर करती है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र को अलग नाम से जानते हैं जिसका नाम है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, हालांकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में केवल और केवल रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कच्चा माल गुरुजी किस प्रकार का? तो देखो एक बात समझो, जितना भी हमारे अर्थ से जो भी निकलता है, नेचर से मिलता है, जो प्राकृतिक रूप से हमारी प्रकृति में पाया जाता है, उसे हम कच्चा माल ही कहते हैं। अब जैसे आलू ही मान लो, आलू पका पकाया निकलता है? नहीं। चिप्स बने बना निकलते हैं? नहीं। चिप्स बनते तो आलू से हैं। यस सर। लेकिन आलू जो है वो रॉ मटेरियल। पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर होता है। यस सर। पेट्रोलियम में उसको क्या है कि भाई रिफाइनरी में लेके जाया जाता है, फिर उसको प्यूरीफाई किया जाता है, उसी से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है और केरोसिन बनता है। फॉसिल फ्यूल्स जब तक रॉ होता है तब तक वो पेट्रोलियम होता है, जब प्यूरीफाइड होता है तभी पेट्रोल बनता है, फिर उससे डीजल, फिर उसके बाद में केरोसिन बनता है। वैसे ही फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी, जंगल में लकड़ियाँ खड़ी हैं तो क्या टेबल, मेज, कुर्सी, बेड से बना बनाया आता है? नो। कैसा होता है? रॉ होता ही नहीं होता है। वैसे फिशरीज, मछली उत्पादन, मछली से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं, ऑयल बनता है, तो क्या ऑयल अपने आप ही आ जाता है? कैसा होगा? रॉ होगा। धान, गेहूँ, गन्ना, इनसे चीनी बनती है बाद में, लेकिन गन्ने से ही चीनी निकलने लगती है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो कच्चा माल है उसके बाद में आकर के जो पक्का बनता है, तो जितना कच्चा माल है वो सब किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। वैसे कृषि है, खेती है, खेती भी आपकी किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में ही आती है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। अभी याद रखना, जो अगर दुनिया में बात की जाए सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ लगा हुआ है आज भी वर्तमान में, तो एग्रीकल्चर में ही लगा हुआ है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ काम करता है? एग्रीकल्चर में काम करता है। यानी कि 2/3 अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आज भी इंसान खेती में ही लगा हुआ, क्योंकि इतनी नौकरी है ही नहीं, है कि नहीं? आधे ज़्यादा आदमी आज भी पूरे इंडिया में 2/3 हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर ही कर रहा है। बात दिमाग मारी ना रही? दूसरा एक आता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखो, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया अभी कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को करती हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये होता है। जंगल को काटते हैं, छोटे छोटे लैंड के टुकड़े बनाते हैं, उस पर खेती करते हैं, जब तक लैंड में फर्टिलिटी मेंटेन रहती है तब तक काम करते हैं, उसके बाद में उस लैंड को छोड़ देते हैं और आगे जाकर के फिर से जंगलों को काटते हैं, वहाँ पर एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड बनाते हैं, उस पर एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखो, इंटेंसिव का मतलब होता है कुल मिलाकर के गहन कृषि, जैसे कि हम और आप सभी लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आएगी? गहन कृषि में। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बायोकेमिकल्स इनपुट्स डालते हैं, हाई पॉपुलेशन के द्वारा ये की जाती है। बड़ी जनसंख्या में लोग किस प्रकार की खेती करते हैं? गहन कृषि करते हैं। प्रिमिटिव। अब गहन कृषि का मतलब और भी भाषा में समझा जाए तो हम लोग एक फसल के साथ एक ही साल में 2-2 फसलें एक लैंड पर प्रोड्यूस करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही टाइम पर 2 फसलें एक ही साथ में कर देते हैं। Yes, ठीक है ना?
तो इंटेंसिव यानी कि गहन कृषि क्या है, तो हम बताएंगे गहन कृषि जो होती है बेसिकली एक बड़ी पॉपुलेशन के द्वारा की जाती है बड़े लैंड पर, ठीक है ना। इसमें हम विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल्स जो हैं इनपुट्स को डालते हैं, ठीक है ना। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सभी हम इसमें यूज़ करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन पाने के लिए, क्योंकि हाई पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा जनता कर रही है, तो उसमें हम ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स Yes, sir. और फर्टिलाइजर्स वो भी हम वहाँ पर डालेंगे, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये इंटेंसिव कृषि होती है। अगला आता है हमारा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो है बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप भी बोलते हैं, यानी कि रोपण कृषि भी जो है कॉमर्शियल क्रॉप का दूसरा नाम है। याद रखना, जब प्रश्न ये बन जाए कि वाणिज्यिक कृषि या फिर रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि, यानी कि रोपण कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि का ही एक अंग है। वाणिज्य का मतलब समझ लो, ऐसी खेती जिसमें आपको मुद्रा मिले, ऐसी खेती जिसको आप अपने घर में ना रख पाए। वाणिज्य का मतलब सीधे आपको नगदे करना पड़ेगा, वो उसको आप अपने घर में स्टोर करके नहीं रख सकते हो। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? सर तो रोपण का मतलब होता है ऐसी कृषि जिसको आप प्लांट कर रहे हो, लगा करके करो, जैसे कि रबड़, कॉफ़ी, चाय, ये तंबाकू, ये सब कैसी क्रॉप्स हो गई? कॉटन, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक या फिर रोपण कृषि हो गई। तो प्रश्न ये आ जाए कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे रोपण कृषि जो होती है उसी को हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें फसलों को जो है रोपित करते हैं तथा इनको जो है हम काटने के बाद में बेस, हाँ सीधे सीधे जो है उसे नकदी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इनको घर में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। जैसे गन्ना है, गन्ना आपके यहाँ पर खेत में खड़ा रहेगा इसे, नहीं, या घर में काट के रख लोगे तो ख़राब हो जाएगा। चाय, कॉफ़ी, कहवा, ये सब नकदी फसलें हैं, तंबाकू नकदी फसलें हैं, ठीक है। इन्हीं को हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें आप उस फसल का नगद करवा लेते हैं, ठीक है ना, या फिर उसको जो है व्यापार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। यहाँ तक बात दिमाग में नहीं आई? यस सर। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, हाई HYV ईड्स, सीड्स जो होते हैं HYV ईड्स, यानी कि हाई यील्डिंग जो वैराइटीज़ होती हैं, चाहे वो गन्ने की हों, चाहे वो आपकी कॉफ़ी की हों, चाहे कहवा की हों, हाई यील्डिंग वैराइटीज़। हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का मतलब आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, साइंस इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर में आ गई है कि आज गन्ने की अलग अलग वैरायटी आपके सामने आ रही हैं। आज आदमी वही गन्ना करना चाहता है, वही फसल करना चाहता है जिसमें ज़्यादा उत्पादन हो, यस सर। है कि नहीं। जैसे आज आजकल कौन सा ऐसा गन्ना है जो ज़्यादा देता है, गन्ने का कोई पता वैरायटी? कोई 68 करता है, कोई 365 करता है, अर्ली 365। तो आदमी क्या कर रहा है, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का आजकल प्रयोग कर रहा है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सभी यूज़ कर रहा है ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो बात हम यहाँ पर करेंगे, ध्यान देना, 1960 से 1970 के अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, गवर्नमेंट जो है 5 ईयर्स प्लान लेकर के आती है, पंचवर्षीय योजना। क्या मैंने बोला? 5 इयर्स। 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर्स प्लान की शुरुआत होती है 1991 में प्रथम बार, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आता है? 1951 में। अभी ध्यान रखना, सरकार ने क्या किया, 1991 से पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी। पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है क्या होता है, सरकार कोई एक मुद्दा फिक्स करती है, उस मुद्दे को हासिल करने के लिए सरकार 5 साल जो है काम करती है। वैसे ही हरित क्रांति एक आता है, हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर देगी, जो हमारा अनाज उत्पादन है वो और इंक्रीज हो पाए। तो जब हरित क्रांति शुरू की गई थी उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था गेहूं पर, ठीक है, और उसके बाद में चावल पर। तो गेहूं का उत्पादन मान लो इससे पहले होता होगा 5 कुंटल, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ वैसे ही। अब आपने जो हरित क्रांति जब सरकार ने सहयोग देना शुरू कर दिया तो वो हो गया 10 कुंटल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार ने हरित क्रांति योजना की शुरुआत की, जिसका सीधा सीधा असर जो है गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक पड़ा। गेहूं की जो उत्पादन क्षमता थी वो दोगुनी हो गई और इसके बाद में गेहूं पर और इसके बाद चावल पर पड़ा। इसमें क्या होता है, सरकार ने हाई यील्डिंग ईट्स जो है, सीड्स जो हैं किसानों को प्रोवाइड किया। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा हाथ रहा। हाई यील्डिंग ईट्स का मतलब समझ लो, मैंने क्या बताया आपको, ऐसा कोई बीज है ना जिससे ज़्यादा उत्पादन हो पाए। अब इस धान की वैरायटी कितनी आती हैं,
पूसा धान, पता नहीं कौन कौन फलान दिन का साठा। आने CSIR में आजकल जो है रिसर्च हो ही रहा है कि ऐसी कौन सी धान की वैरायटी बनाया जाए जिससे कम समय में हो जाए और ज़्यादा उत्पादन हो। बात समझ रहे हैं? साठा होता है, पूसा होता है, और कौन कौन होता है वो पता नहीं कितने कितने धान की जो है। बासमती पता हाँ, मतलब अलग अलग वैरायटी है। ये इसलिए बनाएंगे ताकि जहाँ आप अभी ये वाली कर रहे हैं खेती, जहाँ पर आपको मान लो 1 बीघा में मान लो 5 कुंटल निकलता है, अब कितना निकलेगा? 8 या 7 कुंटल निकलेगा। तो सरकार उस पर जो है काम कर रही थी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 1960 से 1970 तक क्या होता है, 5 ईयर्स प्लान गवर्नमेंट लाती है, जिसमें HYVE जो सीड्स हैं उनका प्रयोग करने पर सरकार जो जोर देती है, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। पहले आदमी क्या करता था, अपने यहाँ पे खेत जोतता था, ठीक है ना। अब क्या होने लगा धीरे धीरे, आप देखिए ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो, अलग अलग जो है रूटावेटर, पता नहीं कौन कौन से आ गए हैं। अब जहाँ पर पहले इतना काम नहीं हो पाता था, आज उसमें उतने समय में डबल काम होने लगा है। यस सर। जहाँ पहले इतना उत्पादन नहीं होता था, आज उससे ज़्यादा कहीं उत्पादन होने लगा है। होने लगा नहीं होने लगा? यस सर। हाँ, तो ये है। अब हम लोग बात करते हैं मेनली हमारे इंडिया में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। तो आपको पता होगा, एक का नाम है रबी क्रॉप और दूसरा का नाम है खरीफ और तीसरा मैज क्रॉप। हाँ, जिसको हम लोग जायद बोलते हैं। तो रबी क्रॉप की अगर हम लोग बात करें, रबी क्रॉप, पता रबी की फसलें कौन कौन सी बताओ? रबी, हाँ, रबी की सर हो गई जैसे गेहूं, हाँ, चावल नहीं धान कैसे? अरे धान तो खरीफ। इस टाइम का हीरो बताओ? गेहूं, गन्ना, धानु जी, गन्ना तो वो मैं देखो रबी की क्रॉप जो होती है बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल की तरफ जो है ये काटी जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जायद क्या जायद? जायद अलग थर्ड प्रकार की होती है। अब इसमें गेहूं हो गया और सरसों हो गई। हाँ, और बताओ? गन्ना तो साल में हो तो। हाँ, तो गन्ना वो जायद में आ जाएगा। धान कैसे हो जाएगी? धान नहीं लागू देगा? बता सरसों हो गई। सरसों हो ही गई। सरसों हाँ, कौन सी देखी? हाँ। अरे खरीफ में समझ लो, देखो खरीफ में आपको ध्यान रखना है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, धान, ये सब किसमें है? मूंगफली भी तो आ रही है इस टाइम। झापड़ मरी तुम्हारा मैं पिन्ना जियो। इस टाइम आपको मेन चीज़ जो है, आपको मेन फोकस करना जो हमारे यहाँ पर आएगा वो है व्हीट है, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है ऑयल सीड, ये सरसों है, ठीक है। और खरीफ में सबसे ज़्यादा होती है ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है ना, और धान, ये सब किस में आएंगे? खरीफ की फसल में। अब ये बताओ खरीफ की जो फसल होती है कब बोई जाती है? खरीफ की धान कब? सर हम बताएं? बताओ। खरीफ की बोई जाती है सितंबर से अक्टूबर, और काटी जाती है मार्च से अप्रैल में। ये तो चली लो। ये चल लो होता है। तुम्हारा दिमाग है खराब, तुम्हारा दिमाग है खराब सर। वो काटी जाती है, वो वाली अक्टूबर से नवंबर काटी जाती है, और जो रबी क्रॉप होती है वो नवंबर से दिसंबर में बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर तक बही जाई और अप्रैल में काटे जाई, तो ना फन्ना एक मरी है। देखो एक आप जानते हो बारले हो गया इसमें, ठीक है, और इसमें ग्राम हो गया, ग्राम का मतलब चना, अच्छा, बारले का मतलब जौ हो गया, व्हीट हो गया, और ऑयल सीड मैंने लिख दिया, चाहे इसमें मस्टर्ड लिख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों, ठीक है, वही चीज़ है। अब उसमें जो होता है सितंबर और अक्टूबर में खरीफ की फसल आती है। इसमें तुमसे क्या पूछा है? खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तुम इसमें लिखना है, या रबी की फसल किसे लिखना? रबी की फसल जो होती है अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, अप्रैल उधर जो है काटी जाती है। हाँ, काटी जाती है। इसके विभिन्न उदाहरण क्या है? लिख देना, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ठीक है ना, ये लिखना। ज्वार हमारे छापड़ तुम्हारे, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, धान, ये सब की सब फसलें आपकी खरीफ की हैं, ठीक है ना। सितंबर से अक्टूबर के टाइम पर जो है क्या करी जाएंगी? काटी जाएंगी, बोई जाएंगी, अप्रैल में काटी जाएंगी सर। तुम ढीला होगा देखा। अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है कौन सी? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप। खरीफ तो बताया मैंने भाई, खरीफ बताओ।
रवि हमें रवि फसल ये आधा चैप्टर हुआ है, इसमें बचा हुआ चैप्टर जो है वो हम लोग कल वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।